तो ये सारे आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें क्या है आपका प्लानिंग, इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में बात की है कि अपना जो भी विज़न होता है, जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वो क्या होती है आपकी प्लानिंग। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हो तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी जो भी मनी है वो कॉस्ट सेविंग आती है, मतलब आपकी कॉस्ट कम आती है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हो तो आपका टाइम भी कम लगता है, टाइम मिनिमम। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनका आप इफ़ेक्टिव रूप से यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस यही है कि आप अपना जो भी मनी है उसको, पैसे को आप अच्छे से यूज़ कर पाते हो। उसके अलावा टाइम आपका कम लगता है। अगर आपने कोई भी काम प्लानिंग के साथ में किया है तो आपका टाइम कम लगता है। उसके अलावा आपके पास में जो भी रिसोर्सेज है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज है या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, जो भी रिसोर्सेज है उनका आप इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाते हो। ये प्लानिंग में हो गया। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ये भी देख लो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि अपने पास में मान लो 2 से 3 अल्टरनेटिव होते हैं हर व्यक्ति के पास में। जैसे आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपके पास में 3 से 4 अल्टरनेटिव मिल जाते हैं कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप बीकॉम के बाद की बात करें कि बीकॉम के बाद में आपके पास में अलग अलग अल्टरनेटिव रह जाते हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर प्राइवेट जॉब करनी है या फिर खुद का बिजनेस खोलना है। तो अब आपको कौन सा काम करना है, अलग अलग अल्टरनेटिव है। फिर आप देखोगे कि अब मुझे, मेरे पास में क्या रिसोर्सेज है, मैं क्या काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसके आधार पे फिर आपको उसको अच्छे से करने के लिए निर्धारित करोगे। तीनों में से एक काम चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की। अब आपके ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स दे दिए अलग अलग और फिर आपको बताना है, ये स्टेप्स बता दिया और फिर बताया कि आप इसका बताओ 3, 2, 1 आएगा या क्या आएगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो अपन प्लानिंग प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। जैसे कोई भी आपने प्लानिंग कर ली, मान लो यूजीसी नेट का ही देख लेते हैं। अभी आपको मान लो यूजीसी नेट क्रैक करना है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आप उसको क्रैक कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य तो बना लिया, मुझे यूजीसी नेट करना है। फिर आप मान लो रजाई ओढ़ के सो जाते हो, घर जाने के बाद में कभी बुक से नहीं खोलते हो, तो क्या आपका यूजीसी नेट हो जाएगा क्लियर? नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब आपका ऑब्जेक्टिव तो तय हो गया कि भाई मुझे यूजीसी नेट करना है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, वो सारा देखना पड़ेगा। अब फिर क्या होता है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। अब आप बुक्स वगैरह देखने के लिए जाते हो मार्केट में तो वहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाते हैं आपको, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हो आप, या तो आपके कोई साथी है जो पहले से सिलेक्टेड है, उनसे आप बात करते हो कि आपने कौन सा मटेरियल पढ़ा था ताकि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो गया।
ठीक है। तो आप फिर ये भी देखते हो कि मुझे पढ़ने में आसानी हो रही, मान लो आपका मीडियम हिंदी है और वहाँ पे मटेरियल सारे इंग्लिश में मिल रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि मेरे लिए मान लो इंग्लिश मीडियम का कौन सा मटेरियल है जो मैं अच्छे से समझ पाऊँगा। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा सारा कुछ। फिर उसके बाद में इवेल्यूएट करते हो अपन अल्टरनेटिव को कि भाई मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। मान लो 10 बुक्स है तो 10 बुक्स तो आप थोड़ी अलग अलग ऑथर्स के या अलग अलग कोर्सेज थोड़ी लोगे, उसमें से एक कोर्स लोगे आप जो आपके लिए दिख क्या है बेस्ट है, उस कोर्स को आप बार बार पढ़ोगे। उसके बाद में बेस्ट अल्टरनेटिव और इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। अब जो भी आपने कोर्स ले लिया मान लो, तो उसको अब क्या करोगे, आप वापस पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, और कोई मान लो नए नोट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको उसी के साथ में ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्लानिंग का प्रोसेस हो गया। और ये आपको याद रखना, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव तय करना है, उसके बाद में डेवलपिंग प्रीमिसेस, फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, और फिर इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कि भाई मेरे लिए कौन सा अल्टरनेटिव हो सही, उसके बाद में बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। ठीक है, तो बीकॉम वाले विद्यार्थी है तो इसको पूरा मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप आराम से लिख सकते हो। यूजीसी नेट वाले अगर क्रम वाइज आए तो भी आप इसको कर पाओगे आसानी से आइडेंटिफाई। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, योजना क्या होती है। तो योजना क्या होती है कि अपन किसी भी मान लो अपन निर्धारित एक समय तय कर लिया, उसमें अपन क्रमबद्ध ढंग से या सीरीज वाइज अपन कोई काम करते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लान। प्लान आपके क्या हो सकते हैं, कुछ छोटे कम टाइम के लिए भी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन प्लान में क्या तय करते हैं, उद्देश्य अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो वो कितने टाइम में करना है, उसके लिए आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेज है, उनको सबको निर्धारित करके आप एक अपना ऑब्जेक्टिव तय करते हो कि आपको मान लो यूजीसी नेट क्लियर करना है, या फिर आपको जो भी बिजनेस करना है, जिस भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, वो आपको सबसे पहले क्या तय करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में ये होता है, व्यू रचना बोलते हैं इसको। ये जो वर्ड है ना स्ट्रेटेजी, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है युद्ध से, वार। पहले क्या है कि राजा महाराजाओं के टाइम में जो भी युद्ध होते थे ना, उनके टाइम में ये वर्ड आया कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, या जो भी अवसर क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, और उसमें थ्रेट्स क्या क्या है, खतरे क्या क्या है, उनको पहचानना, उनको जानना। कि अब आप देखते हो कि हमारे लिए अवसर है यूजीसी नेट करना, बट थ्रेट क्या है कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आपके जैसे काफ़ी सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले? आप यूजीसी नेट क्यों कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर रहे हो या किस लिए कर रहे हो? आप कोई भी नया बिजनेस खोलते हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं इससे अच्छा कैसे पैसे कमा सकता हूँ, और मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उससे मुझे फ़ायदा है या नुकसान है, क्या है। वो सारी चीज़ें इसमें स्ट्रेटेजी में देखी जाती हैं। फिर आती है आपकी पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स ये है कि आपकी जैसे कोई भी कंपनी है उसकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या उसमें रूल्स रेगुलेशन है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट मान लो, किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हो, चाहे मेडिकल प्रोडक्ट हो गए कोई, तो उसमें आप लोगों से हटके क्या देते हो। आपकी जैसे जियो की मान लो क्या पॉलिसी, जियो ने क्या किया था पहले, फ्री फ्री कॉलिंग दी थी। फिर अब भी क्या कर रही है, 5G नेट है वो क्या दे रही है, फ्री दे रही है। तो वो क्या, उसकी पॉलिसी तो है बनाई हुई है कि भाई हम क्या देंगे, अपनी पॉलिसी में ये फ्री देंगे।
आप 399 का रिचार्ज करवाओ और हम इसके साथ में 5G नेट फ्री दे रहे हैं। ये उसकी क्या है, पॉलिसी है। और पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ताकि लोग उससे ज़्यादा जुड़े, या फिर पॉलिसी इसलिए भी बनाई जाती है कि लोग मान लो उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो उनको फॉलो करें। वो क्या होती है, आपकी पॉलिसी। फिर आपका आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में ये है कि आप मान लो, आपने मान लो कोई कैफे खोल दिया या फिर आपकी कोचिंग है, तो कोचिंग में या आता है तो सबसे पहले मान लो वहाँ पे आपका रिसिप्टेंट बैठा है, वो उसको आपको पूरी रात जानकारी देगा, फीस वगैरह, कोर्सेज का कितना टाइम है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें बताता है। तो वो एक प्रोसीजर होता है पूरा फॉलो करने का, कि सबसे पहले मान लो कोई भी नए स्टूडेंट आता है तो उसका वेलकम वगैरह जो भी है चीज़ है, तो सारी उसको क्रमबद्ध ढंग से जो भी काम होता है ना किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। फिर आते हैं आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन। रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। नियम नियम ऐसे होते हैं जैसे कि आप कोई फैक्ट्री है, कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट का नियम बनाया हुआ है कि भाई 10 बजे कॉलेज जो आ गया वो आ गया, नहीं तो फिर गेट बंद हो जाएगा। ये क्या हो गया, उन नियम। आपको उस प्रीमिसेस में मान लो धूम्रपान करना निषेध है, तो वो क्या हो गया, हो जाएगा, उसका नियम हो जाएगा। अब उनको मान लो कोई फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए उसका जो भी प्रावधान है, दंड वगैरह का है, वो रखा जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं बजट, जो कि अभी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंडिया का, और राजस्थान का भी बजट दिया कुमारी जी ने पेश किया है। तो बजट का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में, आने वाले समय में क्या होता है, अपने आय व व्यय का ब्यौरा, कि हमारे पास में पैसा कहाँ से आएगा और उसको हम आने वाले, जो भी आने वाला ईयर हो गया, वर्ष हो गया, ठीक है, उसमें अपने पास में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ अपन खर्च करेंगे, वो क्या होता है, बजट। ठीक है, उसके बाद में होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसको एक क्रमबद्ध ढांचे में बांट दिया, जैसे ए बी क्या काम करेगा, सी क्या काम करेगा, डी क्या काम करेगा, अलग अलग उनको काम बांट दिए, सौंप दिए। पूरा प्रोग्राम तय करना कि सबसे पहले ये काम होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, तो वो क्या होता है, प्रोग्राम। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग संगठन। अब संगठन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है। तो संगठन क्या होता है कि जो भी लोग आपके काम कर रहे हैं सबको क्या है कि इंडिविजुअल अपना अपना काम सौंप देना, उसको उसके राइट्स दे देना, उनको ड्यूटीज़ बता देना, बट वो सबको काम तो इंडिविजुअल दे दिया, कार्य तो इंडिविजुअल दे दिया, बट काम को करेंगे कैसे, वो एक टीम के रूप में। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, तो वो सब अपने इंडिविजुअल अपने अपने काम करेंगे, बट काम कैसे करेंगे, अपने टीम के रूप में, संगठित रूप से काम करेंगे। वो क्या होता है, संगठन होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप बिना संगठन से, संगठन के लोगों से काम नहीं करवा सकते। अपना जो भी विजन होता है उसको प्राप्त करने के लिए आपको संगठित होकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है
जो संगठन एक विशेष हायरार्की को फॉलो करता है, जैसे मान लो ये टॉप लेवल में कोई काम कर रहा है, अब ये काम किसको देगा, इनको, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मिडिल लेवल में, और फिर यहाँ पे डी ई व्यक्ति काम करते हैं, और ये लोअर लेवल में। अब ए जो भी काम है वो किसको देगा, बी को और सी को, फिर ये किनको काम देंगे, डी और ई को। तो ये औपचारिक संगठन में क्या होता है कि एक पूरा क्या होता है, क्रम होता है कि भाई ए बी को काम देगा, बी के बाद में सी, ऐसे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये सेम लेवल पे होते हैं, जैसे बी और सी है, तो एक हायरार्की में चलेगा काम, उसको अपन क्या बोलते हैं, औपचारिक संगठन, ठीक है। उसके बाद में अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, इसमें कोई हायरार्की फॉलो नहीं की जाती है। जैसे कि अपने मान लो सोसाइटी में कोई काम हो गया, सोसाइटी में मान लो मिलके कोई सफाई का काम करवाना है, तो क्या है कि संडे को मान लो सबने डिसाइड कर लिया कि संडे को सब अपन एक जगह इकट्ठे होंगे और अपने कॉलोनी की सफाई करेंगे। तो उसमें कोई हायरार्की तो है नहीं, सब अपनी क्या है मर्जी से उसमें जुड़े हुए हैं, सबका अपना क्या टारगेट है। इसमें क्या है, बाध्य है लोग। अब मान लो ए ने कोई काम दे दिया तो बी को करना पड़ेगा, जबकि इसमें क्या होता है अनौपचारिक संगठन में बाध्य नहीं है, अपने मन से लोग जुड़े होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लोग जुड़े होते हैं कि भाई मान लो कॉलोनी की सफाई हो रही है तो सबको ही फ़ायदा है, तो उसके लिए अपने मन से आप कोई भी कार्यक्रम में जुड़ते हो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो क्या होता है अनौपचारिक संगठन। जबकि औपचारिक संगठन में क्या होता है कि एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है, उसमें ऊपर वाला जो भी बॉस होता है वो आदेश देता है, उसको भी पालन करना पड़ता है, तो वो क्या होता है आपका औपचारिक संगठन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में आपने सुना होगा, एक तो उर्विक का नाम और एक ग्रेकुनाज, ये दो नाम आपको याद रखना है। यूजीसी नेट में भी आ सकता है क्वेश्चन कभी, और दूसरे एग्जाम जैसे आप एमबीए कर रहे हो तो भी आपको याद रखना। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप एक समय विशेष में आप मतलब बॉस हो, तो आप कितने लोगों से आप अधीनस्थ रखें ताकि आप उनसे अच्छे से काम करवा सको, वो क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा है नहीं कि मान लो आपको 200 कर्मचारी दे दिए और आप अकेले बॉस हो और आप सबको हैंडल कर लोगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अलग हायरार्की डिसाइड करनी पड़ेगी। भाई आप मान लो बॉस हो तो फिर उसके बाद में 4-5 और सुपरवाइज़र बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद में और हायरार्की बना के और सुपरवाइज़र बनाने पड़ेंगे। मान लो ये काम कर रहा है तो फिर उसके नीचे और बी और सी को लगा दिया और फिर और व्यक्तियों को काम दे दिया। ये एक तरीके से हायरार्की बनानी पड़ेगी। तो एक टाइम में आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, कितने लोगों से काम करवा सकते हो अपने अधीनस्थ, उन पे प्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकते हो, वो क्या होता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ग्रेकुनाज ने एक अलग फार्मूला दिया था और उर्विक ने भी संख्या बताई थी कि भाई इतने लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हो एक समय में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट भी है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से संगठन ढांचे हैं, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी, आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें भी आया था। उसके अलावा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो सुना भी होगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि
जैसे मान लो ये एक बॉस हो गया, ठीक है, ये उसके साथी जो भी काम कर रहे हैं, ये मान लो उसके अंडर में क्या है, 9 आदमी काम कर रहे हैं। तो इसको क्या है, सेना संगठन, आर्मी संगठन भी बोला जाता है। जैसे कि आर्मी में उनको जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वो जो भी ऑर्डर देते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार आर्मी संगठन है, ये एक कठोर भी माना जाता है, ठीक है, इसको सेना संगठन भी बोलते हैं। तो उसमें जो भी ऑर्डर देगा उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदे ये है कि एक ही बॉस होता है और वो ऑर्डर देता है तो उसमें कम टाइम में काम हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है लोगों में, ठीक है, तो उस वजह से कम टाइम में काम हो जाता है, कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है। तो ये चीज़ें लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर बात करते हैं, एक आपने ये भी देखा होगा कि लाइन एंड स्टाफ। सर ये लाइन एंड स्टाफ में और लाइन में क्या फ़र्क है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप एक्सपर्ट की मदद देते हो। लाइन एंड स्टाफ का मतलब क्या है कि आप एक्सपर्ट की राय लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर आप डिसीजन लेते हो। वो क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सपर्ट की राय लेके फिर काम करना क्या हो गया, विशेषज्ञों की आप नियुक्ति कर देते हो। जैसे फाइनेंस के लिए अलग कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया, मार्केटिंग के लिए अलग नियुक्त कर दिया, तो सबकी राय लेने के बाद में आप डिसीजन लेते हो। वो क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन बात करते हैं, जबकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कौन डिसीजन लेता है, जो सर्वे सर्वा एक व्यक्ति है वही डिसीजन लेगा। जैसे ये है, इसमें क्या अपन एक्सपर्ट की मदद लेते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ताकि इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल रूप से, फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपन ले रहे हैं, या फिर सीए की एडवाइस ले रहे हैं, वकील की एडवाइस ले रहे हैं, तो उसको उस फील्ड में अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है, तो अपने को विशेषज्ञों की राय लेने से क्या होता है, अपना काम अच्छे से हो जाता है, उसमें कम कॉस्ट आती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो भी काम हो रहे हैं, जैसे आपके फाइनेंस का काम हो रहा है, ठीक है, चाहे मार्केटिंग का काम हो, एचआर का काम हो, तो अलग अलग जो काम है ना, उसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से अलग अलग मैनेजर बना दिए। अब वही डिसीजन लेंगे उस काम का, ठीक है। एचआर मैनेजर अलग हो गया, फाइनेंस मैनेजर अलग हो गया, ठीक है, तो वो खुद डिसीजन लेते हैं इसमें आगे का। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन के हिसाब से अलग अलग सुपरवाइजर बांट दें। जैसे अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लो ए कोई बॉस है और इसमें 3 व्यक्ति रख दिए उसने, बी, सी और डी। अब ये कौन है, ये तो मान लो फाइनेंस मैनेजर है। जो सारा फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन देखता है, बी देखता है। उसके बाद में ये हो गया एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। लोगों को कहाँ से रिक्रूट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, उनका पूरा प्रोसेस कौन देखता है, उनके स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी वगैरह के लिए कौन देखता है, सी। और फिर मार्केटिंग का काम देखने के लिए किसको रख दिया आपने, डी, जो कि क्या है आपका मार्केटिंग मैनेजर। तो अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग लोगों को बांटना, उनको काम दे देना, क्या हो गया, यहाँ पे आपका मान लो ये हो गया ये एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और ये अलग अलग लोगों को काम बांट देते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो ये आपका हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर अपन डिवीज़न के हिसाब से काम बांटना किस में आ जाएगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपके अलग अलग डिवीज़न है, मान लो ए डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपके अलग अलग डिवीज़न हो गए, मान लो बी डिवीज़न में जो काम कर रहा है सेक्शन वाइज, फिर सी डिवीज़न में काम कर रहा है, डी डिवीज़न में काम कर रहा है। तो अलग अलग डिवीज़न वाइज बांटना क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके फंक्शन काम के हिसाब से बांटते हैं, और इसमें अपने जो भी डिवीज़न बना रखे हैं उनके हिसाब से, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बांटना क्या हो गया,
डिविजनल। इसमें आप एक दूसरे की राय भी ले सकते हो, जैसे आप पैरेलल जो भी काम कर रहे हो उनकी राय भी ले सकते हो। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वो किस में आता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये की डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये भी RS मेंस में भी आपका मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन रहता है, उसमें आया था डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मीनिंग होता है। मान लो ये कोई बॉस है, ठीक है, किसी कंपनी का मैनेजर है। अब उसने क्या किया, अपने नीचे 3 कर्मचारी रखे हुए B, C और D। उनको अलग अलग काम दे दिए कि भाई तुझे ये काम देखना है, तुझे ये काम देखना है। फाइनेंस का अलग दे दिया, मार्केटिंग का अलग दे दिया, HR का अलग दे दिया। बट फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, एक ही रहेगी। मान लो कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ए। किसी भी प्रशासनिक सेवा में देखा जाता है तो मान लो किसी जिले का कोई कलेक्टर ही है, मजिस्ट्रेट है। अब उसने अलग अलग SDM को काम सौंप दिया, SDM A, SDM B और SDM C, जो भी एरिया वाइज हो गया, आपके अलग अलग काम दे दिया। बट फाइनली मान लो कोई भी रिपोर्ट मांगी जाती है कलेक्टर से भी आगे, मान लो CS वगैरह, जो भी मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी अगर रिपोर्ट मांगता है कलेक्टर से तो वो SDM के पास में जाके थोड़ी मांगेगा कि भैया आपकी रिपोर्ट दो मेरे को। वो किससे रिपोर्ट मांगेगा, कलेक्टर से, कि आप क्या हो रहा है राजस्व में, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, क्या नहीं है। वो रिपोर्ट किससे मांगते हैं, कलेक्टर से। तो फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, कलेक्टर की। उन्होंने काम तो डिवीज़न वाइज बांट दिया। अब वो एरिया में तो जाके नहीं देखेगा ही नहीं, भाई मान लो लूनी में क्या हो रहा है, पड़ौदी में क्या हो रहा है, जैतारण में क्या हो रहा है, वो नहीं देखा जाके। वो तो सीधी रिपोर्ट मांगेगा कि हमें ऊपर वाली रिपोर्ट चाहिए जो मुख्य सचिव को देनी है। तो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, समझ में आ गया कि बराबरपण ये काम तो अलग अलग लोगों को बांट देता है, बट अंतिम रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की रहती है। वो होता है आपकी डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी में ये आता है कि आपकी जवाबदेही क्या है। आपको कोई भी काम सौंप दिया, मान लो आपको बोल दिया कि आपको BCom का जो भी सिलेबस है आपको प्रोफेसर बना दिया और BCom का सिलेबस अब आपको टाइम पे करवाना है। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मान लो 90s क्लासें होती है जो भी आपकी। अब आप 90s क्लासेज में आपको कैसे भी उसको पूरा कंप्लीट करवाना है, तो वो आपकी क्या रहेगी, अकाउंटेबिलिटी। अब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसके साथ में क्या आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अब मान लो आपके 90 डेज़ में भी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर उसके लिए जवाबदेही कौन रहेगा, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वही उसके लिए क्या रहता है, जवाबदेह रहता है। ठीक है, एक ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सत्ता एवं शक्ति में क्या अंतर है। सत्ता व शक्ति, पावर एंड अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। ये भी आपके पब्लिक एड
में आरएस में भी आता है, इसमें भी आप मैनेजमेंट में भी आप हर जगह पढ़ोगे। तो पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है कि पावर तो क्या है कि लोग मान लो कोई लीडर है, ठीक है, उसके पास में शक्ति है। शक्ति वाले के पास में क्या होता है कि पद होना ज़रूरी नहीं है, लोगों से वो क्या है मन से काम करवाता है। उसके पास में मान लो पैसे का पावर हो गया, या फिर वो उसको काम करवाने का अच्छा नॉलेज है, अच्छा लीडर है, तो लोग मन से भी काम करते हैं, ठीक है, डर से काम करते हो, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। जबकि अथॉरिटी में क्या होता है कि मान लो ये किसी कंपनी का मैनेजर है, तो अब उसके जो भी सबऑर्डिनेट है तो वो उसका कहना मानना क्या है, ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सत्ता हो जाएगी, अथॉरिटी, ठीक है। तो उसका पद होता है ना कोई भी, वो क्या होता है, सत्ता। और शक्ति में क्या होता है, आपकी विल पावर से आप किसी से काम कराते हो, वो क्या है, पावर। फिर अपन बात करते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के बारे में